हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो। तो देखिए आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है आज का, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आज हम कवर करेंगे कि वाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम को समझाइए। मतलब ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो राउल्ट का नियम है, ठीक, वो वाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन है उनके लिए क्या अपना सुझाव देता है, ठीक है ना। और किसके लिए होता है ये, वाष्प दाब के लिए, ठीक है ना। जो वाष्प दाब होता है विलयन का, उसके लिए राउल्ट ने नियम अपना प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8A मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दो पार्ट है, ए एंड बी, ठीक है ना। और वो कैसे हैं वो हम इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है ना, कि वो कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने वाष्पशील पदार्थ पढ़े थे और अवाष्पशील पदार्थ पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल वाष्पशील पदार्थ के लिए बताया जा रहा है। तो मतलब क्या, पार्ट ए में हम वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए अगर हमारे लिए वाष्पशील विलेय पदार्थ विलयन के लिए राउल्ट का नियम आ जाता है पेपर में, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्टली राउल्ट का नियम बताएंगे कि क्या होता है, ठीक। फिर हम बताएंगे कि वाष्पशील विलयनों के लिए वाष्प दाब समीकरण किसके द्वारा, राउल्ट के नियम द्वारा, ठीक। और जो राउल्ट का नियम है इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, इसका पीएक्स आरेख, ठीक है ना, जो क्या होता है, दाब और मोल प्रभाज्य के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। या तो वाष्पशील पदार्थों के लिए आ जाएगा या फिर अवाष्पशील के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। आएगा केवल 2 मार्क्स में ये, ठीक है ना। अगर दोनों के लिए आता है तो ये 3 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हम इसको 2 से 3 मार्क्स में सेव कर लें अपनी कॉपी में, तो हमारे लिए बेटर रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब संबंधित राउल्ट का नियम समझाइए, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है आपके लिए क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना होगा, फर्स्टली आप बताएंगे कि सन 1887 में एक फ्रेंच के रसायनज्ञ, ठीक है, मतलब जो फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, कौन, फ्रांसिस मार्टे राउल्ट, ठीक है ना। इनका जो पूरा नाम है फ्रांसिस मार्टे राउल्ट, ने इस नियम को द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब को समझाने के लिए प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। जो द्रवीय विलयन होते हैं, ठीक है ना, मतलब लिक्विड वाले जो भी हमारे पास में विलयन हुए या फिर सोल्यूशन हुए, ठीक है ना, उनके जो वाष्प दाब होते हैं, ठीक है ना, उनको समझने के लिए नियम प्रतिपादित किए थे, ठीक है ना। फिर कह रहा है, और कब प्रतिपादित किया था, 1887 में, ठीक है ना। फिर कह रहा है इस नियम के जो ये नियम है, ठीक ना, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ये जो नियम है इन्हीं के नाम को, मतलब इन्हीं के नाम से जाना जाता है इस नियम को, ठीक। किसके नाम से, राउल्ट के नाम से, ठीक। फिर कह रहा है जो कि वाष्पशील द्रव्य विलयनों तथा अवाष्पशील द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब को प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। कह रहा है जो वाष्पशील है, ठीक है ना, और जो अवाष्पशील है, ठीक है ना, कौन से विलयन, ठीक है, इनमें जो दाब होगा पी उसके लिए, ठीक है ना, और इस विलयन का जो दाब होगा पी उसके लिए, ठीक है ना। क्या बताता है उसके बारे में, जानकारी देता है, ठीक, कि इसका दाब और इसके दाब में क्या अंतर होगा, ठीक है ना, कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, या इसके मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो केवल दाब को समझाने के लिए राउल्ट ने अपने नियम को प्रतिपादित किया था, जो भी कैसे थे, द्रवीय विलयनों के लिए थे, ठीक है ना, मतलब लिक्विड वाले, या फिर हम बोल सकते हैं जलीय विलयनों के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, कह रहा है यहाँ पे फर्स्टली हम पढ़ेंगे किसके लिए, वाष्पशील द्रवों, या फिर हम बोल सकते हैं वाष्पशील विलयन युक्त विलयनों के लिए, या फिर जलीयन युक्त, सॉरी जलीय विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है ना। वाष्पशील जलीय विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है ना। चलिए फिर आप चाहे द्रव बोलते हैं जलीय बोलते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे द्रव है तो आप द्रव को ही लिखिए, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में, कह रहा है 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। कह रहा है इसमें यदि जो घटक हैं ए प्लस बी दोनों ही कैसे हैं, ये भी क्या है, लिक्विड में है, और ये वाला भी क्या है, लिक्विड में है, ठीक है ना, दोनों ही कैसे हैं, लिक्विड में है, ठीक। तब उनके लिए राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में उपस्थित, ठीक है ना, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब का मान उस घटक के विलयन में उपस्थित
मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब कहना हुआ कि जो घटक है हमारे पास में, कौन से घटक थे, ए एंड बी, दो घटक हैं। ठीक है ना, कह रहा है विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक भार दाब। अब मान लीजिए इसका आंशिक भार दाब क्या हुआ, पी आई, और इसका आंशिक भार दाब क्या हुआ, पी बी। ठीक है ना, अब इसके मूल प्रभाज्य क्या होंगे, वो मूल प्रभाज्य हमने एक्स ए बोल दिया इसको, या हम, और इसका क्या बोल दिया, एक्स बी। ठीक है ना, तो इसके क्या रहता है, ये समानुपाती रहता है इस प्रकार से। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसका समानुपाती का निशान लगा दिया। ठीक, एक बार फिर से देख लें क्या कहती है डेफिनेशन। ठीक है ना, कह रहा है यहाँ पे कि किसी वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में उपस्थित। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास में इस पात्र में विलयन है जिसमें ए और बी। ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं सी, हमारे पास ये भी घटक हुए हमने मान लिया। ठीक है ना, तब कह रहा है प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है ना, मान लीजिए ए का क्या है, पी ए आंशिक वाष्प दाब है। ठीक, बी का क्या है, पी बी आंशिक वाष्प दाब है। सी का क्या है, पी सी आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है ना, फिर कह रहा है उस आंशिक वाष्प दाब का मान उस घटक के विलयन में। ठीक है ना, मतलब इन जो घटक हैं इनका जो विलयन बना हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी, इन घटकों के द्वारा जो विलयन बना है डी। ठीक है ना, ये डी के अंतर्गत ये सारे के सारे घटक उपस्थित है। ठीक है ना, तो कह रहा है उपस्थित मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो इनका जो मूल प्रभाज्य होगा उन्हीं की क्या रहेगा, वो समानुपाती रहेगा। ठीक है ना, जैसे पी ए है तो पी ए का मूल प्रभाज्य क्या रहेगा, एक्स ए। ठीक है ना, और कैसा रहेगा, इसके साथ साथ मूल प्रभाज्य में जो भी मान होंगे वो उसके रह के जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है जो मूल प्रभाज्य होगा उसके क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आगे कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि माना विलयन में आई वे घटक का आंशिक वास्तव पी आई है। माना कोई विलयन है इस पात्र के अंतर्गत, ठीक है ना, बंद पात्र है। ठीक, इसके अंतर्गत कोई आई घटक है। ठीक, आई मतलब आई टाइम के घटक, मतलब इतने घटक हैं उसमें, उसका आंशिक वास्तव क्या है, पी आई है। ठीक है, तथा मूल प्रभाज्य क्या है, एक्स आई है। तब राउल्ट के नियम अनुसार पी आई जो होगा वास्तव वो किसके रहेगा, समानुपाती उसके मूल प्रभाज्य के। ठीक है ना, मतलब आई वे घटक के आंशिक वास्तव पी आई का मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, राहुल्ट का नियम। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, पी आई इक्वल टू स्थिरांक इंटू एक्स आई। ठीक है ना, तो एक्स आई क्या है, एक स्थिरांक जो मूल प्रभाज्य। ठीक है ना, कौन से, आई वे घटक का। ठीक, फिर कह रहा है माना पी आई वे घटक का शुद्ध आंशिक वास्तव है, तब पी आई बराबर पी आई नॉट। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे पी आई नॉट है, ये आप देखें गौर से कि माना पी आई नॉट। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे हम इसके लिए एक बार देखेंगे अच्छे से। ठीक है ना, कह रहा है यहाँ पे कि माना पी आई नॉट, पी आई नॉट। ठीक है ना, कौन से, आई वे घटक का, आई वे घटक का क्या है, शुद्ध जो क्या है, आंशिक वास्तव है। ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं पी आई नॉट ब्लैक, शुद्ध ब्लैक का आंशिक वास्तव है। ठीक है ना, फिलहाल में यहाँ पे शुद्ध घटक के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, शुद्ध घटक के लिए नोट लगाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना आप इस बात के लिए कि जहाँ पे भी शुद्ध घटक की बात चलेगी वहाँ पे हम नोट का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, और जिस घटक का बात चलेगी वो हमारा घटक क्या रहेगा, नीचे रहेगा। अगर शुद्ध है तो ऊपर नोट आ जाएगा, और जिस घटक की बात चल रही है वो घटक का साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ए है, शुद्ध ए घटक, शुद्ध बी घटक, शुद्ध सी घटक या शुद्ध डी घटक, तो नोट ऊपर रहेगा साथ में। ठीक है ना, फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि माना पी आई नॉट। ठीक है ना, कि पी आई नॉट वे आई वे घटक का शुद्ध आंशिक वास्तव है, तब पी आई बराबर पी आई नॉट। क्यों, क्योंकि आई वे घटक का क्या आंशिक वास्तव है, तथा एक्स आई इक्वल टू वन। क्या है, उस समय पर हमने जो मूल प्रभाज्य थे आई वे घटक के उसको हमने क्या बना, वन। तब समीकरण एक से, अब समीकरण हमारी एक क्या थी, ये थी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बता रहे, जो पी आई है वो किसके बराबर है, जो पी आई है वो किसके बराबर हो गया, उसके आई वे घटक के शुद्ध आंशिक वास्तव के। ठीक है ना, इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, पी आई की जगह पे पी आई नॉट ये रखेंगे, स्थिरांक हमारा ऐसा ही कैसे रहेगा, और जो एक्स आई है इसकी वैल्यू कितनी हुई यहाँ से, वन। तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से जैसे हम इसका मान रखेंगे इसमें, ठीक, तो हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, स्थिरांक प्राप्त होगा।
ठीक है ना, एक स्थिरांक यहाँ पे देखिए पी आई हमारा इसकी जगह पे हमने ये रख दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट ये दोनों बराबर में है, तो हम क्या करेंगे पी आई की जगह पे पी आई नॉट रखेंगे, तो पी आई नॉट रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स आई की वैल्यू क्या होगी 1 यहाँ से, तो इसकी जगह पे 1, तो हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा केवल स्थिरांक नीचे की ओर, देखिए स्थिरांक है, ठीक है ना। अब इस स्थिरांक की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में पी आई, हम इस स्थिरांक की वैल्यू कहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा पी आई बराबर पी आई नॉट इंटू एक्स आई, ठीक है ना, क्योंकि स्थिरांक किसके बराबर हो गया, उसके आंशिक वास्तव के बराबर हो गया, शुद्ध आंशिक वास्तव के, ठीक है ना। चलिए इतना आपके लिए समझ में आ गया, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, उसके बिलियन जो बिलियन है उसका आंशिक वास्तव है, ठीक है, जो किसके बराबर है, उसके मूल प्रभाज तथा बिलियन में उपस्थित एक शुद्ध घटक के आंशिक वास्तव के बराबर होता है, ठीक है ना, बिलियन का वास्तव। यहाँ पे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं इसको देखकर, ठीक है ना, मतलब इसके लिए समझकर, ठीक। फिर आगे कह रहा है अतः कहा जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि वाष्पशील द्रवों के 1 बिलियन में किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है ना, मान लीजिए ये बीकर है, ठीक है ना, एक निश्चित तापमान दिया हमने, और ये क्या है एक बंद पात्र है, ठीक है ना, एक निश्चित तापमान दिया, टेम्परेचर दिया हमने T, ठीक है ना। कह रहा है कि वाष्पशील द्रवों के 1 बिलियन में, ठीक है ना, 1 मिनट फिर से हम कर लेते हैं। कह रहा है कि वाष्पशील द्रवों के 1 बिलियन में एक निश्चित तापमान पर बिलियन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक वास्तव पी आई, ठीक है ना, कौन सा आंशिक वास्तव पी आई, प्रत्येक घटक का आंशिक वास्तव पी आई, ठीक है ना, उस बिलियन में शुद्ध अवस्था में उपस्थित, ठीक है ना, आंशिक वास्तव, कौन सा आंशिक वास्तव, ठीक है ना, कौन सा वाला आंशिक वास्तव, ये वाला जो हमने निकाला है, ये आंशिक वास्तव, शुद्ध अवस्था में उपस्थित आंशिक वास्तव पी आई नॉट तथा मूल प्रभाज एक्स आई के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम इस परिभाषा को भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। कह रहा है कि इस पात्र के अंतर्गत, इस पात्र के अंतर्गत यदि हम स्थिर टेम्परेचर दें इसको, ठीक है ना, तो इस घटक के अंतर्गत कोई आई वे घटक है, कोई एक घटक है, उसका वाष्प दाब, ठीक है ना, ये बोल दिया हमने, किसके बराबर होता है, उसके शुद्ध आंशिक वाष्प दाब पी आई नॉट तथा उसी विलयन में मूल प्रभाज उसी घटक के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि यदि हम जौन सा घटक यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से कि देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए इसमें ए बी सी डी कुछ 3 यहाँ पे घटक इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। यदि हम ए बी घटक की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसका क्या रहेगा, ये तो क्या है आई बी घटक का जैसा चल रहा था, तो यहाँ पे क्या रहेगा उसका दाब रहेगा, ठीक है ना, और उसी का क्या रहेगा शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब रहेगा, ठीक, और उसके मूल प्रभाज क्या रहेंगे एक्स ए। इस प्रकार से इसकी क्या रहेगी समीकरण निकलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे अतः पी आई बराबर पी आई नॉट डॉट एक्स आई, ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से राउल्ट का जो नियम है, ठीक है ना, वो हमें वाष्पशील द्रवों के वाष्प दाब को अच्छे से समझने में मदद करता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है यही वाष्पशील द्रवों के लिए, ठीक है ना, बिलियन के लिए राउल्ट का वाष्प दाब संबंधित नियम कहलाता है। मतलब इतना सा जो पोर्शन है, ठीक है ना, हमें केवल ये याद रखना है, ठीक है ना, कि किसी बिलियन में, ठीक है ना, उस बिलियन का किसी बिलियन में बिलियन का वाष्प दाब, ठीक है ना, एक घटक का, ठीक उसी घटक के शुद्ध जो है अवस्था में उपस्थित आंशिक वाष्प दाब कौन सा पी आई नॉट और मूल प्रभाज एक्स आई के गुणनफल के बराबर रहता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि बिलियन में उपस्थित घटक ए तथा बी हैं तब राउल्ट के नियमानुसार, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कि यदि जो बिलियन हम उसमें 2 घटक लेते हैं तब कह रहा है घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है ना, तो कैसा है पी ए की बात कर रहे हैं हम, तो पी आई वी नॉट पी ए नॉट डॉट एक्स ए प्लस यहाँ पे लिखा है पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना। तो ये मैंने क्यों लिखा है ये देखिए आप यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ देखिए जब हम एक्स ए की बात करें तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कि हमारे जो मूल प्रभाज रहेंगे यहाँ पे इसके साथ में उसका वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसकी कोई भी बात नहीं करते हैं, इस कारण से हमारे लिए कितनी वैल्यू मिलती है, केवल इतनी वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। और जैसे ही हम इसकी बात करते हैं बी घटक के आंशिक वास्तव की, तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह पे हम किसकी बात करें, एक्स बी की। तो यहाँ पे क्या एक्स ए जीरो है, तो यहाँ पे हमारा एक्स ए जैसे जीरो होगा तो ये वाला पोर्शन पूरा जीरो, तो हमारे लिए लास्ट वैल्यू ये मिलती है, ठीक है ना। तो केवल यही समझने के लिए लिखा हो गया है, ठीक। तो बाकी हम अगर इसको ना भी लिखें, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, इसको अगर हम ना लिखें, ठीक है ना, ये ना लिखें, तो हमारे पास केवल इतनी वैल्यू होती है कि ए घटक का आंशिक वास्तव क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है ना, कितना, इतना पोर्शन, ठीक है ना। और बी घटक का आंशिक वास्तव का पोर्शन कितना रहेगा, केवल इतना, ठीक है ना। तो आप इस वाले को लिखना चाहें तो लिख ले, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, ठीक है ना। वो केवल आपके समझाने के लिए केवल मैंने इतना लिख रखा था यहाँ पे, ठीक है ना। फिर कह रहा है तब विलयन जो है पी, ठीक है ना, पी बराबर पी ए प्लस पी बी का कुल वास्तव पी है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, तब जो विलयन है उसका कुल आंशिक वास्तव क्या रहेगा, सॉरी वास्तव पी है, ठीक है ना, जिसको हम कैसे लिख रहे हैं, पी बराबर पी ए प्लस पी बी, मतलब जितने घटक कण हैं उनका आंशिक वास्तव, ठीक है ना, विलयन के वास्तव पी के बराबर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ घटक कण ए का आंशिक वास्तव, घटक कण पी का आंशिक वास्तव, ठीक है ना, उन सबका योग विलयन के वास्तव के क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है ना। तो विलयन का वास्तव क्या हमारे पास पी, पी ए क्या है, घटक कण ए का आंशिक वास्तव, पी बी क्या है, घटक कण बी का आंशिक वास्तव, ठीक है ना। पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट प्लस, सॉरी पी ए नॉट गुणा एक्स ए प्लस पी बी नॉट डॉट एक्स बी, ये क्या है, दोनों के आंशिक वास्तव है, किसके रूप में, मूल प्रभाज्य के, ठीक है ना। और इसको हमने बराबर मिल दिया पी, ठीक। तो ये क्या है हमारे पास में विलयन का वास्तव समीकरण है, ठीक है ना। हम इसी को बोलते हैं विलयन का वास्तव समीकरण, ठीक। आप यहाँ पे लिख लें जिसकी हमें उत्पत्ति, सॉरी जिसकी हमें गणना करनी थी, ठीक है ना, कि विलयन का वास्तव हम कैसे निकालते हैं। तो क्या है, वाष्पशील द्रवों के लिए वास्तव समीकरण है ये, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कि वाष्पशील द्रवों के लिए वासुदेव समीकरण, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा आती है, राउल्ट के नियम से आती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये सेकंड पार्ट था, हमने वो कंप्लीट कर लिया, ठीक। कौन सा वाला, यहाँ पे देखिए, ये जो था वाष्पशील विलयनों के लिए, ठीक है ना, कि क्या था, कि वाष्पशील विलयनों के लिए वासुदेव समीकरण, ठीक है ना। तो क्या निकाली हमने, ये वाली, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे है, ठीक, ये है हमारी क्या, वासुदेव समीकरण, किसके, वाष्पशील द्रवों के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारा जो पी एक्स आरेख था, किसके किसके बीच में, दाब और मूल प्रभाज्य के बीच में, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्या, पी एक्स आरेख, ठीक है ना, पी एक्स आरेख, यहाँ पे सॉरी पी एक्स आरेख, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं आदर्श विलयन आरेख, ठीक है ना, इसको हम ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे वासुदेव तथा मूल प्रभाज घटक वक्र, ठीक है ना, यह मूल प्रभाज वक्र हम इस प्रकार से बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो कह रहा है घटक कण ए व बी का वासुदेव पी ए तथा पी बी का उसके मूल प्रभाज एक्स ए तथा एक्स बी के संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। जो कह रहा है, जो घटक जो वक्र है ये, ठीक है ना, ये जो वक्र है यहाँ से इतना पोर्शन के अंतर्गत, ठीक है ना, कह रहा है ये वासुदेव किस किस के, घटक कण ए और घटक कण बी, ठीक है ना, और उनके मूल प्रभाज। अब देखिए घटक कण ए है तो उसके मूल प्रभाज क्या रहेंगे, यहाँ रहेंगे, घटक कण बी है तो उसके मूल प्रभाज क्या रहेंगे, यहाँ रहेंगे, ठीक है ना। इनके बीच में क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है, कैसे दिखा रहा है, कह रहा है वाष्प अवस्था में, ठीक है ना, मूल प्रभाज एक्स ए डैश तथा एक्स बी डैश हूँ, तब आंशिक वासुदेव की जो समीकरण होंगी, ठीक है ना, पी ए किसके बराबर रहेगा, एक्स ए डैश डॉट पी, ठीक है ना। और पी की जो बी है वो किसके रहेगा, यहाँ पे एक्स बी डैश डॉट पी, यहाँ पे ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है ना। तो जो आंशिक वासुदेव होगा वो टोटल यहाँ पे होगा पी एक्स ए प्लस, सॉरी पी बराबर पी ए प्लस पी बी, मतलब ये वाली समीकरण, इन दोनों का योग करेंगे हम तो हमारी वैल्यू की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। लास्ट जो इक्वेशन आती है हमारे पास में यही आती है, ठीक है ना।
तो ये था हमारे पास में वक्र इतना छोटा सा, आप इसके लिए समझा लें, देख लें, मतलब समझ लें अच्छे से, ठीक है ना, कि हम हमारे पास एक्स ए की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ से, तो हमारे लिए एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, ज़्यादा कुछ बताना नहीं होता इसमें, केवल आप इनको ड्रॉ करके बस दिखा दीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर, ठीक, तो इतना ही था इस लेक्चर के अंतर्गत, ठीक है ना। बाकी आप इतना जो मटेरियल है यहाँ पे, ये थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, इसको एक बार हम और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कि कह रहा है यहाँ पे कि घटक कण ए व बी का वास्तव पी ए तथा पी बी का उसके मूल प्रभाज एक्स ए तथा एक्स बी के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। जो वक्र है, ठीक है ना, ये जो वक्र होता है पी एक्स वक्र होता है, ठीक है ना, ये वास्तव और मूल प्रभाज के बीच में संबंध दर्शाता है, ठीक ना। कह रहा है जो वक्र है वाष्प अवस्था में मूल प्रभाज एक्स ए तथा एक्स बी हूँ, तब आंशिक वाष्पदाब जो होगा विलयन का वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये जो समीकरण है इनके द्वारा हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर, आपके लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और वीडियो को जो है अपने फ्रेंडों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।